वैकेशन 1 मंथ का हो गया है? अरे बाप रे, कब कब पता चला ये आपको 1 मंथ का वैकेशन है? 1 महीना कौन वैकेशन देता है? 1 महीना तो हमें 10th में भी नहीं मिलता था, पता है आपको? इतनी मस्ती तो हमने 10th क्लास में भी नहीं करी थी। 1 महीने का वैकेशन कहाँ मिलेगा? न्यूज़ में भी आ गया। अच्छा, पर ये ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं रुकने वाले, मुझे नहीं लगता ऑनलाइन क्लासेस पे कोई फ़र्क पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस तो आपका एज इट इज़ चलेगा ही चलेगा बेटा। 10 दिन का है, 10 दिन का कौन बोल रहा है? ऑनलाइन क्लासेस बंद रहेंगे? अच्छा, हाँ भेज देना, मेरे को भी भेज देना, पिक्स भेज देना। कब से कब तक का वैकेशन है मुझे भी पता लग जाएगा। 29 to 18 बोल रहे हो? चलो, आप लोग तो बड़े खुश हो रहे हो, बढ़िया से दिवाली मना के आओगे, है ना? हाँ, बढ़िया से दिवाली वाली मना के आओ, मज़े करो थोड़े। बेचारे पढ़ पढ़ के बोर हो गए। चलो अटेंडेंस दो पहले। हाँ सर, टू बोर्ड, सही बात है। थोड़ा जलसा तो बनता है ना, गुजराती होके जलसा नहीं करो, दैट इज़ इम्पॉसिबल, है ना? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। गुजराती होके जलसा नहीं करो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम्म? जलसा तो करवा आज पड़े, वो तो हमारे खून में बसा हुआ है। बिना जलसा किए हम गुजराती कहलाएंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है, एकदम ચોખ્ખી વાત છે તમારી। થોડુંક થોડુંક જલસા કરી લેવાનું। जलसो पड़ी गयो, बहुत बढ़िया। चलो बेटा अटेंडेंस दे दो, जलसा तो होता रहता है आपका, नवरात्रि ना जलसा रह ही गया। होप फॉर द बेस्ट, नवरात्रि के रह गए तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले दिन अच्छे हो जाए बस, है ना? चलो, जलसा पड़ी गया, जलसा पड़ी गया, जलसा पड़ी गया, ना चाले जे छे। देखो ये जो टाइम है ना सबके लिए बहुत अच्छा है, लर्निंग वाला टाइम है। मतलब ये टाइम भले ही थोड़ा ख़राब आया है, लेकिन इस टाइम ने बहुत सारे लेसन्स सबको सिखा दिए, है ना? भले टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, सबके साथ थोड़ी तकलीफ रही है, बट लॉट ऑफ लेसन्स यू ऑल हैव लर्न, वी ऑल हैव लर्न। इस टाइम ने सबको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाया है, ठीक है? ऑलवेज अप्रिशिएट इट कि दैट यू हैव लर्न लॉट ऑफ लेसन्स फ्रॉम दिस टाइम, और हमेशा ऐसे ही आगे चलते रहना चाहिए, है ना? अगर कोरोना नहीं होता तो स्टडी साइट पे रहती एंड फेस्टिवल सेलिब्रेशंस चल रहा होता। हाँ देखो, कोरोना ने स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट दिया है, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में इतना अच्छा टाइम मिला है प्रिपरेशन करने का, कि इतना टाइम अगर फेस्टिवल्स होते तो मेरे ख्याल से इतना प्रिपरेशन आप नहीं कर पाते। अगर आप सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट भी करते, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो उतना डेडिकेशन आपका नहीं होता जितना अभी आप डेडिकेशन आपका अभी है इस टाइम पे, जितना डेडिकेटेड आप लोग हो सब, उतना डेडिकेशन उस टाइम पे नहीं होता, है ना? तो कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट्स भी हैं बहुत सारे, तो और कहीं ना कहीं इसके लॉसेस भी हैं। देखो, कोई भी चीज़ हैपन होती है उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं, लेकिन आप स्टूडेंट्स हो तो आप स्टूडेंट्स को तो मेरे ख्याल से सारा एडवांटेज ही एडवांटेज दिखाई दे रहा है, कि इतना अच्छे से आपको तैयारी करने का मौका मिल रहा है, और इतनी अच्छे से आपकी क्लासेस भी घर बैठे बैठे चल रही है, आपको कोई ट्रैवलिंग भी नहीं करना पड़ रहा है। बस सुबह उठो, ऑनलाइन क्लास करो, अपना पढ़ाई करो, खाओ पियो और सो जाओ, ठीक है? इसके अलावा आप घर में जो करना है करो, कोई रोक टोक भी नहीं है, स्कूल का कोई टेंशन भी नहीं है, कोई प्रैक्टिकल्स भी नहीं है ना? तो इतने सारे झंझट से आप लोग मुक्त हो अभी इस टाइम पे, ठीक है? तो जब आपकी स्कूल्स चालू हो जाएंगी तो आप सब ये वाला टाइम बहुत मिस करने वाले हो, तो इस वाले टाइम को भी अपने पास कैद करके रख लो, क्योंकि जब आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे दिवाली के बाद या फिर अगले साल जो भी टाइम आएगा, तो फिर आप ये वाला टाइम ज़रूर मिस करोगे कि ऐसा ऐसा भी हमारा होता था, हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी। फिर आप बड़े हो जाओगे, अपने बच्चों को भी यही बताओगे,
हमने ऐसे ऐसे टाइम में देखो क्लासेज अटेंड करी है, इतना स्ट्रगल किया है ना। जनरली अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसा ही बताते हैं, तो आप भी बड़े हो गए अपने बच्चों को यही बताओगे। चलो ठीक है, ज़्यादा बातें हो गई, अटेंडेंस ले लेते हैं। कीर्मी चौधरी। प्रेजेंट सर। एंजल। प्रेजेंट सर। ओहो, कितना गा के बता रही है, मज़ा आ गया बेटा, ऐसे ही गाया कर हमेशा ना, बहुत अच्छा गाती है तू। अनिरुद्ध। प्रेजेंट। ध्रुव। हाँ, एंजल और केशवी दोनों की आवाज़ अच्छी है, दोनों ने गाया था ना, मुझे पता है। बाकी लोगों की भी अच्छी होगी, लेकिन उन्होंने गा के मुझे बताया नहीं अभी तक, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। इन दोनों ने तो बर्थडे पे सॉन्ग गाया था। चलो, ध्रुव चौधरी। ध्रुव चौधरी नहीं आया? प्रेजेंट। आया है क्या? प्रियंका। प्रेजेंट सर। पूजा। प्रेजेंट सर। भूमिका। प्रेजेंट सर। मितेश। प्रेजेंट सर। साहिल। प्रेजेंट सर। स्टेफी। प्रेजेंट सर। ओम पटेल। प्रेजेंट। केशवी राणा। प्रेजेंट सर। कृपल गामित। प्रेजेंट सर। दर्शनिका। टिशा। प्रेजेंट सर। दर्शित। प्रेजेंट। वंश। प्रेजेंट सर। मयूर। प्रेजेंट सर। खुशबू। प्रेजेंट सर। निराली चौधरी। लीजा। प्रेजेंट सर। ओ, लीजा का स्पीकर चालू हो गया, क्या बात है। तनुश्री। प्रेजेंट सर। दीप चौधरी। प्रेजेंट। तन्वी। प्रेजेंट सर। शिवानी। प्रेजेंट सर। वेरी गुड। कैनिल। प्रेजेंट। संजो। अदिति। जील। प्रेजेंट सर। आज कौन कौन नहीं आया? एक दर्शनिका नहीं आई, एक संजो। संजो का पता करो यार, क्या है ये, कोई भी क्लास में आ ही नहीं रहा है, क्या दिक्कत है इसके? घर में सब ठीक तो है? अदिति। अदिति का भी यही हाल है। अदिति आई है आज क्लास में? सर वो प्रेजेंट है। प्रेजेंट है? फिर उसको अटेंडेंस क्यों नहीं दे रही हो? उसका माइक वाइक ठीक नहीं है क्या? अदिति इज प्रेजेंट इन मीटिंग। हाँ, अदिति तो प्रेजेंट है बेटा। चलो ठीक है, ठीक है, अदिति का प्रेजेंट कर दिया मैंने। अच्छा, अब एक दर्शनी का नहीं आई आज, और एक ये संजो, दो बच्चे नहीं आए बस, बाकी सब तो आए हैं। प्रेजेंट छे दर्शनी का, प्रेजेंट छे। अच्छा, ये भी अटेंडेंस नहीं दे रही, क्या बात है। अच्छा, अदिति प्रेजेंट छे, दर्शनी का नहीं। ओके ओके, चलो अब क्लास का आरंभ करते हैं बेटा। कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बताओ? कैपेसिटर हम पढ़ रहे थे ना, कल हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? बोलो अम्बे महारानी की जय। ये क्या बात हुई? क्लास स्टार्ट कर रहे हो? अच्छा, अम्बे महारानी की जय। चलो, अम्बे माँ सबको, सबके साथ बहुत अच्छा अच्छा करे, सबका बहुत बढ़िया हो। आगे हम चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। अब बेटा बहुत सारी बातें हो गई, बातें हम करते रहेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कैपेसिटेंस के बारे में। हाँ,
हमने दो तरह के मटेरियल्स डिस्कस किए थे। एक होते थे आपके कंडक्टिंग मटेरियल्स, जिसको हम कंडक्टिंग स्लैब बोलते थे, और इसके बाद मैंने आपको बताया था आपके डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये दोनों मटेरियल्स जब हम कैपेसिटर के अंदर लगाते हैं तो इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमने कंडक्टिंग स्लैब का इफ़ेक्ट तो देख लिया था। आपके जो कंडक्टिंग स्लैब होता था, इसकी वजह से आपका कैपेसिटेंस जो होता था वो क्या हो जाता था, हमने कल की क्लास में डिराइव किया था, विच इज C0 अपॉन 1 माइनस T/D। ठीक है, तो आपका जो कैपेसिटेंस है ये इंक्रीज हो गया था, है ना। कैपेसिटेंस आपका क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। जैसे ही हमने कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस किया था कैपेसिटर्स के बीच में, तो आपका कैपेसिटेंस जो था वो इंक्रीज हो गया था। ठीक है, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया था कल की क्लास में। माता जी पास कर दे तो भी बहुत बड़ू बात छे। अरे बेटा पास नहीं, सब रैंक निकालने वाले हो तुम लोग, पास होने की बात कर रहे हो। तुम सबको टॉपर बनाने वाला हूँ और आप लोग पास होने की बात कर रहे हो। सब रैंकर हो, यहाँ पे जितने भी बैठे हो सब रैंकर हो, अपने आप को रैंकर समझो सब। ठीक है, किसी बड़े आदमी ने कहा है जिसको रैंकर बनना होता है उसको पहले अपने आप को रैंकर समझना पड़ता है। फर्स्ट यू बिलीव दैट यू आर अ रैंकर, उसके बाद आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो, देखो कितना मजा है। ठीक है, फर्स्ट यू बिलीव दैट यू आर अ रैंकर, पहले आप मान लो कि मैं फर्स्ट रैंकर हूँ, अब मैं अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हाँ, ऐसा मान के हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा मान के जब हम चलते हैं तो काफ़ी अच्छे से हमारी प्रिपरेशन हो जाती। ठीक है, चलो तो अब जल्दी से क्लास स्टार्ट करते बेटा, बहुत टाइम निकल गया। आप लोग बोल रहे होंगे सर क्या टाइम पास करा रहे हो, थोड़ा पढ़ा दो हमको, बेचारे पढ़ने आए हैं और टाइम पास करे जा रहे हैं। चलो आ जाओ। अब हम देखते हैं, सपोज करो हमने एक कैपेसिटर लिया और इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया। ठीक है, सपोज करो ये आपका कैपेसिटर है और यहाँ पे हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया। ठीक है, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। डाइलेक्ट्रिक्स वाला पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी कहानी आपकी सेम ही रहती है। ये कैपेसिटर है, ये आपकी पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, इस पर हमने दबा के पॉजिटिव चार्ज दे दिया, कहानी सारी वही रहती है। दबा के आपने पॉजिटिव दे दिया, जैसे ही पॉजिटिव दे दिया इस पर नेगेटिव इंड्यूस हो गया, इस पर नेगेटिव पैदा हो गया तो आउटर साइड पॉजिटिव हो गया, उसको आपने अर्थिंग कर दिया, तो ये आपका कैपेसिटर बन गया। अब हमने क्या किया, इस कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर हमने एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। अब ये कंडक्टिंग स्लैब नहीं है, अब ये जो आपका मीडियम है अंदर, ये आपका डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक में आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक फील्ड, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। जैसे कंडक्टर में क्या होता था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल ऑलवेज ज़ीरो, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज नॉट ज़ीरो। दिस इज़ योर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में कभी भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होता है। तो बाकी सारी कहानी आपकी सेम ही है। सपोज करो ये दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस आपको पता है d के बराबर, और इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस ले लो t के बराबर। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा, उसकी वजह से कितना कैपेसिटेंस डेवलप होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, है ना, तो डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर भी जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करती है। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा अपोज करेगी। ठीक है, तो ये आपकी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, दिस इज योर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपोज करेगी, लेकिन इनका नेट इफेक्ट ज़ीरो नहीं होगा, है ना। जैसे कंडक्टर में हम क्या करते थे, इसका नेट इफेक्ट ज़ीरो हो जाता था इनसाइड द कंडक्टर, बट डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ऐसा नहीं होता है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में अपोजिशन होता है, लेकिन नेट इफेक्ट आपका ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। नेट इफेक्ट आपका कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब हम निकालते हैं, तो नेट आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो अंदर का पोटेंशियल अब आपका अलग होगा, बाहर का पोटेंशियल अलग होगा, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल आपका हो जाएगा, बाहर आपकी फील्ड है सपोज करो ई नॉट के बराबर, सपोज करो इस फील्ड को मैं ई नॉट ले लेता हूँ, तो आपका टोटल ओवरऑल पोटेंशियल कितना हो जाएगा। देखो योर ओवरऑल पोटेंशियल विल बी ई नॉट, कौन से रीजन में, देखो आपके ई नॉट वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डी माइनस टी रीजन में, ठीक है। ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से रीजन में आपकी, डी माइनस टी वाले रीजन में। इस पेन को क्या हो गया बेटा, चल जा, इस टाइम पे तू ऐसा मत किया अगर, है ना। ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा आउटसाइड द स्लैब। इसके अलावा जो आपका पोटेंशियल होगा इनसाइड द स्लैब, वो कितना हो जाएगा, इनसाइड द स्लैब आपका पोटेंशियल कितना होगा। सपोज करो अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नेट, तो मैं उसको लिखूंगा ई नेट, इनसाइड कितनी होगी, ई नेट होगी ना, ई नेट इंटू योर थिकनेस इज टी। इनसाइड आपका इतना पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। इनसाइड आपका इतना पोटेंशियल हो जाएगा। ये बात सबको समझ आई, सबको क्लियर हुआ बेटा, ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस पॉइंट, यस, ठीक है। तो आउटसाइड का पोटेंशियल भी निकाल दिया हमने, इनसाइड का पोटेंशियल भी निकाल दिया, दोनों पोटेंशियल्स को हमने ऐड कर दिया, दोनों पोटेंशियल्स को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही हमने ऐड किया तो हमें नेट पोटेंशियल कितना मिल गया, देखो विच इज ई नॉट इंटू डी माइनस टी, क्योंकि ये वाले रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, देखो ये वाले रीजन में आपका जो ये वाला रीजन है, बाहर वाला रीजन, डी माइनस टी वाला रीजन मतलब ये वाला, ठीक है। ये वाले रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट, तो मैंने इसको पोटेंशियल लिख दिया ई नॉट इंटू डी माइनस टी। मेरे ख्याल से समझदार हो गए हो आप, इतनी बात समझ सकते। और इनसाइड आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टी कर दिया, ठीक है। क्लियर हो सब लोग, चलो। तो बस यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो v इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी। अब मैं ई नेट को क्या लिख सकता हूं बताओ, ई नेट को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, ई नेट को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं ई नेट को ई नॉट बाई के लिख सकता हूं, क्या मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट बाई के लिख सकता हूं, कितने लोग एग्रीड हैं। where K is the dielectric of your medium, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मीडियम के अंदर कितनी होगी, ये मेरा मीडियम है ना डाइलेक्ट्रिक का, इसके अंदर आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, मैं K का हेल्प ले सकता हूँ, विच इज योर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसी को हम एप्सिलॉन R भी बोलते थे, और इसको हम डिफाइन करते हैं, इसको हम ऐसे ही डिफाइन करते थे ना, K को कैसे डिफाइन करते थे, ई नॉट अपॉन ई करते थे, ठीक है। वो चेन आपको याद रखनी है ना। K को हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट अपॉन ई लिख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट सबको क्लियर है ना। दर्शनिका गामित हैज ऑल्सो ज्वाइन, वेरी गुड। तो K को हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट अपॉन ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ई नेट को रिप्लेस कर दिया, मीडियम के अंदर जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके बराबर होगी, दैट इज योर ई नॉट अपॉन K के बराबर। बस इतना काम मुझे करना था, तो यहाँ पे मेरा नेट पोटेंशियल मुझे मिल गया इस टर्म्स में, ठीक है।
तो बस अब आपको कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस क्या होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज योर चार्ज अपॉन पोटेंशियल, और पोटेंशियल का वैल्यू हमने निकाल लिया ऑलरेडी, है ना। पोटेंशियल का वैल्यू हमने निकाल लिया है। ई नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा अपॉन एप्सिलन नॉट। ठीक है, ई नॉट को मैं लिख दूंगा सिग्मा अपॉन एप्सिलन नॉट, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। अब अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो मैं चार्ज को क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा इंटू ए। ठीक है, चार्ज को क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा इंटू ए। तो देखो सिग्मा से सिग्मा गायब हो जाएगा, तो ये आपका रिलेशन क्या आ जाएगा? एप्सिलन नॉट ए अपॉन एप्सिलन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आपका कैपेसिटेंस हो गया जब आपने डाइलेक्ट्रिक रखा। ठीक है, जब आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया तो आपका नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? डी माइनस टी प्लस टी बाई के का फैक्टर आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जनरली हमें इसको ओरिजिनल कैपेसिटेंस से कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस से अगर मुझे इसको कंपेयर करना है तो मैं क्या करूँगा? मुझे पता है कि जब मेरा कोई भी मीडियम नहीं होता था कैपेसिटर में, जब सिंपल कैपेसिटर होता था और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते थे, है ना, तब इसका कैपेसिटेंस कितना होता था? तब इसका कैपेसिटेंस होता था एप्सिलन नॉट ए अपॉन डी, है ना। जब यहाँ कोई भी मीडियम नहीं होता था तो इसका कैपेसिटेंस इतना होता। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में से डी को कॉमन ले लिया। ले सकता हूँ ना, कंपेयर करना है क्योंकि। तो मैंने क्या किया, देखो डी को कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से, है ना, बाहर निकाल दिया। तो डी को बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के। ठीक है, समझ आया आपको बात? कहने का मतलब ये है, ये वाला इक्वेशन ही आपका इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये वाला इक्वेशन याद है तो इट इज़ वेरी गुड। आप डायरेक्टली इसको अप्लाई करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आप कंपेयर कर सको। अब मैं इस पार्ट को देखो सी नॉट लिख सकता हूँ, मतलब आपको ओरिजिनल कैपेसिटेंस जो था वो सी के बराबर था और नया कैपेसिटेंस आपका ये मिला। अब फिर अगर आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करो तो देखो 1 में से कुछ माइनस किया आपने, 1 में से कुछ माइनस किया और उसमें बहुत छोटा क्वांटिटी प्लस किया। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो जैसे कि सपोज करो 1 में से अगर आपने कुछ माइनस किया 0.5 और आपने उसमें ऐड किया 0.005, तो ओवरऑल आपका ये क्वांटिटी क्या हुआ? कम हुआ ना। ओवरऑल अगर मैं इस क्वांटिटी की बात करूं तो ये 1 से कम होगा। इट विल बी लेस देन 1। इफ़ योर डिनोमिनेटर विल बी लेस देन 1 तो आपका ओवरऑल जो टर्म है पूरा, वो पूरा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर आपका 1 से छोटा हो जाता है तो ओवरऑल टर्म आपका इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आपका जो नया कैपेसिटेंस होगा अगेन वो पुराने वाले से ज़्यादा होगा। ठीक है, नया जो कैपेसिटेंस होगा पुराने वाले से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स कंक्लूड किए। पहला पॉइंट तो ये कि जब हमने कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस किया था, कैपेसिटर के अंदर, तभी भी आपका कैपेसिटेंस जो था वो इंक्रीज हुआ था, ओरिजिनल कैपेसिटेंस। और जब हमने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया कैपेसिटर के अंदर, तब भी आपका जो कैपेसिटेंस है वो ओरिजिनल कैपेसिटेंस से इंक्रीज हुआ। तो कहने का मतलब ये है, चाहे आप कंडक्टिंग स्लैब डालो चाहे आप डाइलेक्ट्रिक डालो, आपका कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होना ही होना है। ठीक है, कैपेसिटेंस तो आपका इंक्रीज होना ही होना। ओरिजिनल कैपेसिटेंस से हमेशा आपकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। इतनी बात हम सबको समझ आती है? ठीक है, तो कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के अभी तक हमने बहुत सारे तरीके देखे। देखो पहले मैंने आपको कैपेसिटेंस का डेफिनेशन बताया, विच इज़ चार्ज ट्रांसफर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो वापस से वही चीज़ को याद करो। सबसे पहला जो स्टेप हमने किया था, पहले हमने इस चार्ज को जितना इंक्रीज कर सकते थे हमने किया, जिससे हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ। फिर हम पोटेंशियल को जितना डिक्रीज कर सकते थे वो भी हमने किया,
उसकी वजह से भी हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ। इसके बाद भी हमारा मन नहीं माना, तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक्स का हेल्प लिया, है ना। मैंने कंडक्टिंग स्लैब का हेल्प लिया और डाइलेक्ट्रिक्स का हेल्प लिया। इन दोनों की हेल्प से भी मेरा कैपेसिटेंस अल्टीमेटली क्या हुआ, इंक्रीज ही हुआ। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से मेरा, जब मैं यहाँ पे सब पॉइंट्स मैं कवर कर चुका था, ये दोनों फैक्टर्स को मैं अच्छे से 100% पूरा कर चुका था, इसके बाद मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा, तो मुझे इनकी हेल्प लेनी पड़ी। मुझे किसी मीडियम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अब जैसे ही मैंने मीडियम्स को इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने देखा मेरा जो नया कैपेसिटेंस आया वो इस कैपेसिटेंस से भी ज़्यादा था, है ना। दोनों केसेस में जो नया कैपेसिटेंस था वो इस वाले केस से भी ज़्यादा था। तो अल्टीमेटली मेरा फाइनल गोल अचीव हो गया, और जितना मैक्सिमम कैपेसिटेंस मैं इंक्रीज़ कर सकता था मैंने उतना इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो ये कहानी आपकी कैपेसिटर की होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा कैपेसिटर में कुछ नहीं पूछेगा। अब जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए वो ये है, दैट इज़ जब आपका कंडक्टिंग मीडियम होता है, कंडक्टिंग मीडियम में आपका जो कैपेसिटेंस आता है दैट इज़ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ठीक है, ये आपका कंडक्टिंग मीडियम में कैपेसिटेंस आ रहा था। ठीक है, अब जब आपका जो डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम होता था, वहाँ पे आपका कैपेसिटेंस कितना आ रहा था, दैट इज़ योर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो बस आपको खाली ध्यान रखना है, जब आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो सिर्फ ये वाला एक एक्स्ट्रा फैक्टर है जो इसमें ऐड हो जाता है। टी बाई के वाला जो फैक्टर है, ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर है जो आपके डाइलेक्ट्रिक्स में ऐड हो जाता है, और ये वाला फैक्टर आपके कंडक्टिंग मीडियम में नहीं होता। लेकिन अल्टीमेटली बात करूँ तो दोनों की वजह से आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज ही हुआ। फाइनली अगर आप दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करो तो आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है। अब बच्चे को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ए आपका एरिया होता है, डी आपका डिस्टेंस होता है दो प्लेट्स के बीच का, टी थिकनेस होता है, जो मटेरियल को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उस मटेरियल का थिकनेस कितना है। ठीक है, उस मटेरियल का आपका थिकनेस कितना है। ठीक है, समझ आई। अब सपोज करो मैंने क्या किया, उस मटेरियल का जो थिकनेस है वो डी के बराबर कर दिया। अब मैंने जो मटेरियल डाला था यहाँ पे, सपोज करो ये जो मटेरियल मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, अभी इसका थिकनेस टी था, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने सोचा चलो यार एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते क्या रिजल्ट मिल के आता है। तो अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं इसका थिकनेस जो है वो इंक्रीज करके इस डी के बराबर कर दूं, मतलब पूरे एरिया को इसके कवर कर दूं, पूरे एरिया को इसके डाइलेक्ट्रिक से कवर कर दूं, इसके पूरे रीजन को मैं इसको डाइलेक्ट्रिक से कवर कर दूं। ठीक है, सपोज करो ऐसा मैंने कोई जुगाड़ किया जो मैंने पूरा का पूरा कैपेसिटर जो है वो डाइलेक्ट्रिक से या फिर कंडक्टिंग स्लैब से कवर कर दी। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कोई जुगाड़ करूं तो देखूं उसके कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने ऐसा ही कुछ किया और देखा इसके कैपेसिटेंस पे कितना फ़र्क पड़ गया। तो ये दो इक्वेशंस है आपके पास, इन दो इक्वेशंस में आप क्या करो, थिकनेस का वैल्यू डी के बराबर कर दो, और जब थिकनेस का वैल्यू डी के बराबर कर दोगे तो आपका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, देखो, है ना। इसमें ऐसे वैल्यू पुट नहीं करना है, इसमें आपको वैल्यू पुट करने का तरीका होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, पहले डी को कॉमन निकाल लो और ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस टी अपॉन डी। अच्छा ये भी करोगे तो भी आपका आंसर तो इनफाइनाइट ही आएगा ना। हाँ, तो देखो आपका कैपेसिटेंस कंडक्टिंग प्लेट में कितना हो जाएगा, अगर आपका थिकनेस डी के बराबर हो गया तो आपका कैपेसिटेंस तो इनफाइनाइटी को अप्रोच कर जाएगा, इतना ज़्यादा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। और ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं, ठीक है, कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाए मतलब प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। चलो इसमें देखते हैं, इस वाली इक्वेशन में हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और सपोज करो अगर t का वैल्यू d के बराबर हो गया तो देखते हैं इसके कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, तो ये तो हो गया 0 प्लस टी बाई के, तो टी बाई के की जगह पे मैं डी बाई के लिख सकता हूँ।
तो इसका मतलब आपका आ जाएगा सी डैश इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। देखो वापस पुराना इक्वेशन आपका यहाँ से निकल गया कि आपका जो कैपेसिटेंस है वो ओरिजिनल कैपेसिटेंस के के टाइम्स हो गया। सी डैश इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी, ठीक है, सी डैश इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक से पूरे कैपेसिटर को कवर कर दोगे, पूरे कैपेसिटर को जब आप डाइलेक्ट्रिक से कवर कर दोगे तो आपका जो नया कैपेसिटेंस होगा वो के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है। क्या आपको कहानी समझ आई? सबको कहानी समझ आ गई बेटा? ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है वो एग्जाम में, तो बच्चों को ये चीज़ें क्लियर हो जाती है तो वो आराम से इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम आते हैं कैपेसिटर से कनेक्शंस की बात करते हैं। दो टाइप के कनेक्शंस आपके इंपॉर्टेंट है, वन इज़ योर सीरीज कनेक्शन, अनदर इज़ योर पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। दो टाइप के कनेक्शंस आपको पता होने चाहिए, वन इज़ योर सीरीज कनेक्शन एंड अनदर इज़ योर पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में आप क्या करते हो, देखो इधर कैपेसिटर के ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, अब वो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब वो मैं फॉर्मूले वाले न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा आपको, डायरेक्टली आपको ये सब डेटा दिया होगा एग्जाम में, आप डायरेक्ट ये सब डेटा पुट करोगे, आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन बहुत लंबे चौड़े बन जाते हैं, एकदम लंबे चौड़े क्वेश्चन होते हैं, और फॉर्मूला ये सिंपल सा लगाना होता है आपको, एक फॉर्मूला लगाते हो आपका आंसर आ जाता है। डाइलेक्ट्रिक है तो ये वाला इक्वेशन आप यूज करोगे, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना उसको, ठीक है। फॉर्मूला वाले क्वेश्चन थोड़ी मैं करवाऊंगा, फॉर्मूला वाले तो आप डायरेक्टली घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाओ आप नए पार्ट पे आ जाओ आप कैपेसिटर्स के कनेक्शंस पे, ठीक है। कैपेसिटर के कनेक्शंस पे ये फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना घर पे, है ना। मैंने इस पे बहुत सारा होमवर्क भी आपको दिया हुआ है, तो वो होमवर्क क्वेश्चंस भी आप फिर से एक बार रिपीट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज में देखो इस तरह से हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं, है ना। दो कैपेसिटर्स आपके इस तरह से कनेक्टेड होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये मैंने उनको ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से मैंने सीरीज में इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो दो कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं, टोटल पोटेंशियल देखो बैटरी के अक्रॉस कितना है, V है, इसके अक्रॉस सपोज करो पोटेंशियल है V1, और इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल है सपोज करो V2। तो सीरीज में क्या होता है, आपका जो नेट पोटेंशियल होता है, सपोज इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, ठीक है। दो कैपेसिटर्स आपने सीरीज में कनेक्ट कर, तो सीरीज में आपका जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है, आपका करंट सेम रहता है, चार्ज कांस्टेंट, चार्ज सेम रहता है दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस, लेकिन आपका क्या चेंज हो जाता है, पोटेंशियल चेंज हो जाता है। तो नेट पोटेंशियल कितना होता है, V1 प्लस V2 के बराबर, है ना। बिल्कुल जैसा आप रजिस्टर में लगाते थे वैसा ही कंसेप्ट यहाँ भी हमें लगाना है। नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q बाई C विच इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। यहाँ से देखो चार्ज आपका कांस्टेंट रहता है सीरीज में, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, और आपका जो नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ जाता है दैट इज योर 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये आपका नेट कैपेसिटेंस हो जाता है, ठीक है। अब रेजिस्टर में और कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क है, देखो जब रेजिस्टर आप सीरीज में लगाते हो तो वहाँ पे आपको इक्वेशन मिलता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। लेकिन जब आप कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हो तो आपका इक्वेशन उल्टा हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो रेजिस्टर और कैपेसिटर में दोनों में उल्टा होता है ना। रेजिस्टर में जो सीरीज का फॉर्मूला है, कैपेसिटर में वो पैरेलल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में फिट कर दो कि जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो तो आपको रेजिस्टर का पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देना है, और जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो आपको रेजिस्टर का सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देना है। क्या इतनी बात समझ आई आपको? चलो आके देखो, अब हम इसको पैरेलल में भी कनेक्ट करके एक बार देख लेते हैं।
पैरेलल में सपोज करो मैंने दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस पे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। दो कैपेसिटर्स को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने पैरेलल में कनेक्ट करा इस बैटरी के अक्रॉस, तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे पोटेंशियल V है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव V पोटेंशियल हो जाएगा सब जगह पे, और यहाँ पे आपका ज़ीरो पोटेंशियल हो जाएगा। तो अगर मैं दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस बात करूँ तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, ठीक है। तो पैरेलल में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाता है, तो आपका क्या वेरी करेगा, आपका चार्ज वेरी करता है, ठीक है। चार्ज वेरी करता है। सपोज करो यहाँ से Q चार्ज निकल रहा है और यहाँ पे कुछ चार्ज चला गया Q1, यहाँ पे कुछ चार्ज चला गया Q2, चार्ज आपका वेरी कर जाता है, हाँ। तो चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ, नेट चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, है ना। नेट चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। यहाँ पे आपका चार्ज डिवाइड हो जाता है, तो Q को मैं लिख सकता हूँ C इंटू V विच इज इक्वल टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। अब V से V कैंसिल हो जाएगा देखो, तो आपके पास नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा C1 प्लस C2। तो पैरेलल में जब आप कनेक्ट करते हो कैपेसिटर को तो सीरीज का फॉर्मूला लगाओगे रेजिस्टर का, और जब सीरीज में कनेक्ट करते हो तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में वो भी देख लो। इस पे क्वेश्चंस किस तरह के आ जाते हैं। सपोज करो आपको दो कैपेसिटर्स, चार कैपेसिटर मैंने दे दिए और चारों का जो कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। 4 कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन दिस मैनर। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो अब आपको सिंपल सीरीज और पैरेलल देखना आना चाहिए, है ना। सपोज करो इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है, इसका कैपेसिटेंस C4, ठीक है। और C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 विच इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है। विच इज कनेक्टेड अक्रॉस 500 वोल्ट टर्मिनल। इसको हमने एक बैटरी के अक्रॉस लगा दिया है और इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है 500 वोल्ट्स, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट you have to find the equivalent capacitance of this circuit. What is the equivalent capacitance of the circuit? And second part is what is the charge on each capacitor? What is the charge on each capacitor? हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा वो हमें फाइंड करना है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा वो भी हमें फाइंड करना है। सिंपल सा सवाल है। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आप कनेक्शन देखो कैसा है आपका। बताओ यहाँ पे सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल कनेक्शन है, बताओ किस टाइप का कनेक्शन है यहाँ पे, सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल कनेक्शन है। यस, विच टाइप ऑफ कनेक्शन इज हियर? चेक करना पड़ेगा आपको बेटा, ऐसे नहीं पता चलेगा, चेक करना पड़ेगा। देखो इधर, तो देखो कैसे पता करते हैं। तो 500 वोल्ट का देखो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे अगर आपका पोटेंशियल 500 है तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल हो गया 0, तो यहाँ पे भी आपका पोटेंशियल हो गया 500, यहाँ पे आपका पोटेंशियल हो गया 0, ठीक है। अब अगर बात करूँ तो देखो यहाँ से जब मैं जाऊँगा तो पोटेंशियल का कुछ ड्रॉप होगा, फिर यहाँ पे भी कुछ ड्रॉप होगा, यहाँ पे भी कुछ ड्रॉप होगा। तो ये तीनों तो आपके सीरीज़ में हो गए, ठीक है। ये तीन वाले जो कैपेसिटर्स हैं ये आपके सीरीज़ में हो गए, ठीक है, क्योंकि तीनों के अक्रॉस आपका पोटेंशियल अलग अलग है। और फिर ये तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि उसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल आपका फिर सेम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ऊपर के तीन आपके सीरीज़ में हो जाएंगे और उसके साथ जो चौथा वाला है वो पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले जो तीन आपके कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज़ में हो जाएंगे, तो इनका सीरीज़ का इक्वेशन लगाओगे तो कितना हो जाएगा। इनका सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करोगे आप, 1/c इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10
प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा 3/10, ठीक है, 3/10 विच इज़ इक्वल टू 1/c। तो c का वैल्यू आ जाएगा आपका 10/3। c का वैल्यू कितना आ जाएगा 10/3। c का वैल्यू आपका आ गया 10/3, 10/3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो अब ये जो c आपका आया है ये C4 के साथ पैरेलल में हो जाएगा। देखो इसका हमने रिजल्टेंट निकाल दिया, तो ये आपको c का वैल्यू पता चल गया विच इज़ 10/3। अब ये C4 के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके अक्रॉस अब पोटेंशियल आपका सेम है। ये 500 है, ये 0 है, ये 500 है, ये 0 है, ये 500 है और ये 0 है। सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम है, तो ये दो आपके पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल में आप सीरीज़ का फॉर्मूला लगाओगे, पैरेलल जब भी कनेक्टेड होंगे तो आप सीरीज़ का इक्वेशन लगाओगे और इसको ऐड करोगे। सीरीज़ का इक्वेशन लगाओगे तो कितना हो जाएगा ये 10/3 प्लस 10। तो c आपका इक्विवेलेंट जो होगा विच इज़ 10/3 प्लस 10, तो ये जाएगा 30 प्लस 10 विच इज़ 40/3, 40/3 माइक्रोफेरेड। c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 40/3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। सबको समझ आया कैसे हमने कनेक्शंस देखे, सीरीज़ में है कि पैरेलल में, हम सबको पता चलना चाहिए और फॉर्मूला भी हमें लगाना आना चाहिए, है ना। सीरीज़ में हो तो पैरेलल का इक्वेशन, पैरेलल में हो तो सीरीज़ का फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। अच्छा, अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, है ना। हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो अब हर इंडिविजुअल कैपेसिटर पे आपको चार्ज निकालना है ना। तो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स पे आपको चार्ज निकालना है, तो हमें इक्वेशन पता है Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1, ठीक है, C1 इंटू V1। वैसे ही Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। सिमिलरली Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V3, ठीक है। बात समझ आई, समझ आया आपको। तो हम सबको पता है पहले जो 3 कैपेसिटर है आपके सीरीज में है, तो तीनों में आपका चार्ज सेम होगा। इस पे भी चार्ज आपका सेम होगा, इस पे भी चार्ज सेम होगा, इस पे भी चार्ज आपका सेम होगा। सीरीज में कनेक्टेड है तो चार्ज सेम होगा, है ना। तो चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं, चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, C1 V1 विच इज इक्वल टू C2 V2 विच इज इक्वल टू C3 V3, ठीक है। और हमें एक चीज़ और भी पता है, C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 इज इक्वल टू C3 V3 विच इज इक्वल टू योर चार्ज Q। तीनों पे आपका चार्ज सेम होगा। दूसरी बात हमें ये भी पता है कि तीनों का जो पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 वो मिला के 500 से ज़्यादा नहीं होगा, 500 के बराबर ही होगा, है ना। तीनों का जो पोटेंशियल है वो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 500 के बराबर ही होगा, क्योंकि इसका भले पोटेंशियल कुछ भी हो, इसका भले पोटेंशियल कुछ भी हो, इसका भले पोटेंशियल कुछ भी हो, लेकिन जब तीनों का आप सम करोगे तो वो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपका 500 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड, ठीक है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन जब आप करोगे तो 500 वोल्ट आपका नेट पोटेंशियल आपको मिलेगा। तो मैं V1 को क्या लिख सकता हूँ, Q/C1, ठीक है, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, ठीक है। आई कैन राइट लाइक दिस, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, और सबका नेट पोटेंशियल किसके बराबर होगा, 500 वोल्ट के बराबर होगा, 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब मुझे चार्ज का वैल्यू निकालना है। मुझे C1 का वैल्यू तो पता है, विच इज़ 10 माइक्रोफेरेड, ये भी 10 माइक्रोफेरेड और ये भी आपका 10 माइक्रोफेरेड। यहाँ से आपको चार्ज का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको Q का वैल्यू मिल जाएगा, हाँ। तो ऊपर वाले 3 कैपेसिटर्स पे तो आपका सेम चार्ज होगा क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है ना। ये वाले 3 कैपेसिटर्स पे आपका सेम चार्ज होगा क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। अब रही बात ये वाले कैपेसिटर की, चौथे वाले कैपेसिटर पे अगर आपको चार्ज निकालना है तो वापस आप इस पे चार्ज का इक्वेशन तो वही लगाओगे, Q4 इज इक्वल टू C4 इंटू V4, है ना। Q4 इज इक्वल टू C4 इंटू V4, समझ आया आपको।
तो इस पे आपका चार्ज अगर आपको पता चल जाए C4 पे अगर आपको चार्ज निकालना है तो आप Q4 इक्वल टू C4 इंटू V4 करके निकाल सकते हो। एक तरीका आपके पास ये है, और V4 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 500 के बराबर ही होगा, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो 500 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, पॉइंट सबको समझ आ गया बेटा? इस तरह एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों देखना आना चाहिए। चलो, वेरी गुड। इसके अलावा जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, देख लो आप। हमें इस तरह के कनेक्शंस पता होने चाहिए ना, प्लेट्स के डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं प्लेट के, है ना। जैसे सपोज करो आपको इस तरह से प्लेट्स दे दी, एक प्लेट आपकी ऐसे जा रही है, ये भी कैपेसिटर्स ही होते हैं, एक प्लेट आपकी ऐसे जा रही है और एक प्लेट आपकी ऐसे जा रही है। ये क्या हो गया, सपोज करो एक प्लेट आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है। और आपको बोला गया बेटा फाइंड करो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट, ठीक है। तो इस तरह के बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, वैसे तो नहीं पूछे जाते जनरली, आपके एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन नहीं है। एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से शायद एडिशनल एक्सरसाइज में हो तो मैं कह नहीं सकता, बाकी इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। लेकिन मान लो अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में टफ से टफ पेपर भी आपका सेट करना हो, तो वो इस तरह के क्वेश्चन डाल देता है। लेकिन इस क्वेश्चंस में टफ जैसा कुछ होता नहीं है, खाली ये क्वेश्चन दिखते हैं टफ है, लेकिन इनके आंसर एक लाइन में ही हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है इस टाइप के क्वेश्चंस भी। तो देखो यहाँ पे सपोज करो A पॉइंट है और सपोज करो यहाँ पे B पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट्स हमें गिवन है और इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस भी हमें D दिया हुआ है, ठीक है। प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है कैपेसिटेंस ऑफ 4 प्लेट्स, और सबका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, सबका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम। तो हमने क्या किया, हमें कैपेसिटेंस निकालना है A और B के बीच में। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए A और B के बीच में आप एक बैटरी कनेक्ट कर दो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आप A और B के बीच में क्या करो, एक बैटरी कनेक्ट कर दो जिसका पोटेंशियल है V। अब V का मतलब है इसका पॉजिटिव टर्मिनल अगर V है तो नेगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल हो जाएगा 0, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे अगर V है तो नेगेटिव पे पोटेंशियल हो जाएगा 0। अब यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, मतलब ये वाली प्लेट पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल V है, मतलब ये वाली प्लेट पे सब जगह पोटेंशियल V है। सिमिलरली यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी ये वाली प्लेट पे भी 0 है, और यहाँ पे भी है तो ये वाली प्लेट पे भी आपका पोटेंशियल V है। अब आप बड़े ध्यान से देखो तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो एक तो ये वाले रीजन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और एक आपका ये वाले रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे आपके 2 कैपेसिटर्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज योर कैपेसिटर 1 एंड दिस इज योर कैपेसिटर 2, और दोनों के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब दोनों कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो आपका नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सीरीज का फॉर्मूला लगाओगे C1 प्लस C2, तो योर आंसर विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस विल बी योर नेट कैपेसिटेंस विच इज 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, खाली आपको इसको एनालाइज करना आना चाहिए, आंसर आप एक स्टेप में निकाल देते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, अगर बच्चों को समझ आ जाए तो, नहीं समझ आएंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। इसलिए एग्जांपल बहुत सिंपल है, काफ़ी इजी है। आपको कुछ नहीं करना है, उस पॉइंट्स के अबाउट पहले एक बैटरी लगा दो, बैटरी के हिसाब से आप पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और जैसे ही पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो देख लो कितने कैपेसिटर फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कैपेसिटर फॉर्म हो रहे हैं, तो मैंने दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को ऐड कर दिया, क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया। समझ आया सबको? सिंपल है ना बेटा? हाँ, इस टाइप का एक और एग्जांपल आपको कराता हूँ, आप बताओ मेरे को कि इसमें आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। एक एग्जांपल आप खुद करके देखो तो आपको पता चलेगा कि मुझे समझ में आया कि नहीं आया। सपोज करो मैंने आपको ऐसा अरेंजमेंट दे दिया, ठीक है, बड़े ध्यान से देखो, इस तरह का अरेंजमेंट मैंने आपको दे दिया, ठीक है।
और बोला बेटा कि इन दो पॉइंट्स के बीच में आप कैपेसिटेंस निकाल के बताओ. सपोज दिस इज़ योर ए पॉइंट एंड दिस इज़ योर बी पॉइंट. ठीक है, दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालना है. डिस्टेंस आपको डी दिया हुआ है, ये भी डिस्टेंस आपको डी है, सबके बीच का डिस्टेंस आपको डी दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, तो बताओ मुझे व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर्स, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर. सब लोग ट्राई करोगे एक सवाल, ये वाला सवाल आप लोग खुद से ट्राई करो एक बार और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है. ठीक है, सबको ट्राई करना है बेटा. एक ट्राई खुद से दो, जैसा मैंने बताया वैसा ही मेथड फॉलो करो. पहले एक बैटरी लगा दो और फिर पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो. ठीक है, सबसे पहले बैटरी लगाओ और फिर पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करो और फिर कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड करो. बेटा अटेंडेंस क्यों कम हो गई बच्चों की, कहाँ चले गए सब? मॉर्निंग क्लास में मैंने 30 बच्चों का अटेंडेंस लिया. मतलब 10 बजे जब मैंने अटेंडेंस लिया था तब मीटिंग में 30 स्टूडेंट्स थे. अभी मैं देख रहा हूँ तो 21 ही रह गए. 9 बच्चे गायब हो गए मीटिंग में से. खाली अभी भी अटेंडेंस के लिए आ रहे हैं, देखो ये, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है जो खाली अटेंडेंस के लिए अभी भी आ रहे हैं. बेटा अभी भी नहीं सुधर रहे, कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ रही है ना हमें. बेटा मीटिंग में खाली 21 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है ना, ओनली 21 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. बताओ, अब इतना समझाने के बाद भी, इतना रिवीजन करने के बाद भी आप लोग ऐसा करोगे तो दिस इज़ नॉट अ गुड एटीट्यूड, है ना. ये अच्छा एटीट्यूड नहीं कहलाता है. ठीक है, देखो पढ़ने वाले तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन ये जो रिवीजन क्लास चल रही है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना है, क्योंकि इसके बाद मैं थोड़ी वापस एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ाऊँगा. इतना टाइम थोड़ी हम दे सकते हैं ना. इतना टाइम अगर हम रिवीजन में देंगे तो ज़्यादा टाइम थोड़ी दे पाएंगे हम. वापस आप सोचो मैं वापस आपको कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना. तीसरी बार तो मेरे ख्याल से हम पढ़ ही रहे हैं कैपेसिटर, दूसरी या तीसरी बार मैं पढ़ा रहा हूँ आपको. और कितनी बार पढ़ोगे? ठीक है, चलो आ जाओ. 21 में भी 2 आपकी है, अच्छा 2 मेरी है, मतलब बच्चे कितने हो गए? 2 मेरी है, तो अभी कितने हो गए? अब 23 हो गए टोटल. देखो अब 21 हो गए, है ना. 23 माइनस 2 कर दो ना, 21. चलो हाँ, अब जल्दी से आंसर बताओ. देखो मितेश ने आंसर निकाला, एक बच्चे ने आंसर निकाला. देखो इधर, बाकी बच्चे इधर देखेंगे. फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप क्या करो, जैसे जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ. एक बैटरी लगा दो इधर. ये मैंने लगा दी बैटरी, ये मेरी प्यारी सी बैटरी मैंने इसके अक्रॉस लगा दी. इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V का मतलब अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल इसका V है तो नेगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तभी तो डिफरेंस कितना आएगा? V माइनस 0 विच इज़ V. तो पॉजिटिव पे V है तो यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा. देखो ये इसके कनेक्शंस देखते जाओ. इसका कनेक्शन कहाँ पे है? इसका कनेक्शन यहाँ पे, मतलब यहाँ भी V पोटेंशियल, यहाँ भी V पोटेंशियल, यहाँ भी V. इसका कनेक्शन यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ भी V पोटेंशियल, यहाँ भी V पोटेंशियल, यहाँ भी V पोटेंशियल. सिमिलरली यहाँ पे 0 पोटेंशियल, 0 पोटेंशियल, 0 पोटेंशियल, मतलब ये वाली प्लेट कहाँ पे कनेक्टेड है? यहाँ पे 0, यहाँ पे 0. सिमिलरली यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपके 3 कैपेसिटर बन रहे हैं. पहला तो ये जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V और 0 है. दूसरा कैपेसिटेंस ये, अगेन इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 है. और तीसरा कैपेसिटेंस आपका ये, अगेन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V माइनस 0. तो तीनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है मतलब ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है. और जब पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो हम सीरीज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं विच इज़ C1 प्लस C2 प्लस C3. यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स आपके बन रहे हैं और तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं. तो नेट कैपेसिटेंस आपका हो जाएगा 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, नेट कैपेसिटेंस विल बी 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. क्या आपको बात समझ आई? सबको समझ आया बेटा कैसे हमने कनेक्शंस लिए? इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आए,
है ना, क्योंकि हमने बहुत अच्छे लेवल पे कैपेसिटर को पढ़ लिया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चलो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग ध्यान रखो बेटा, क्लास का रेगुलर अटेंड करो, आपका ही बेनिफिट है इसमें, मेरा 1% भी बेनिफिट नहीं है ठीक है, आप लोगों का बेनिफिट है, आप लोगों के लिए क्लासेस है। चलो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं वापस इवनिंग क्लास में। चलो इवनिंग क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से।